हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारी इस क्लास में स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो है क्लास 5th के बच्चों के लिए हमारा परिवेश की। और आज हम आपको पढ़ाएंगे हमारा परिवेश में पाठ नंबर 17 जिसका नाम है विश्व में भारत। थोड़ा सा बड़ा पाठ है पर काफ़ी इंटरेस्टिंग पाठ है। आपको इस पाठ को पढ़कर ज़रूर मज़ा आएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। हम आज इस वीडियो में इस पाठ को पहले पूरा समझते हुए पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा, क्वेश्चन आंसर्स, वर्ड मीनिंग, वो सब आज इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सबसे पहले हम इस पाठ को समझते हुए पढ़ते हैं। हमारी पृथ्वी, महासागर एवं महाद्वीप। तो यहाँ से थोड़ा सा अभी पहले महासागर और महाद्वीप के बारे में बताया गया है। बहुत ज़रूरी चीज़ है, आगे की क्लासों के लिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। हमारे पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। पृथ्वी का गेंद जैसे गोल आकार का लघु प्रतिरूप मतलब उसके ही जैसा छोटा रूप ग्लोब कहलाता है। ये आपने अपने स्कूल में ज़रूर देखा होगा। हो सकता है आपके ऑफिस में रखा हो या फिर आपकी क्लास में ही कभी आपके स्कूल के टीचर ने आपको दिखाया हो। इसे कहते हैं ग्लोब। ग्लोब का मतलब होता है पृथ्वी जैसी आकृति, यानी कि इस पर वो सारे देश, सारा महासागर, महाद्वीप, सबके जो है चिन्ह बने होते हैं। उनका मैप बना होता है, नक्शा बना होता है, कौन सा देश कहाँ स्थित है, कौन सा महासागर कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है। यानी कि पृथ्वी का ये पूरा रूप है। ग्लोब पर अनेक रंग बिरंगी आकृतियां बनी हैं। ये आकृतियां पृथ्वी पर महाद्वीपों एवं महासागरों को दिखाती हैं। ग्लोब का अधिकांश भाग नीले रंग से रंगा दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे जब ग्लोब को तो ज़्यादातर हिस्सा जो है इसका नीले रंग का होता है। देखिए, नीला रंग मतलब पानी। यह भाग पृथ्वी पर विशाल जल राशियों अथवा महासागरों को प्रदर्शित करता है। आपको जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि पृथ्वी का जो 71% भाग है वो जल का है और शेष 29% भाग है वो जो है ज़मीन है। और ज़मीन भी ऊबड़ खाबड़ है काफ़ी सारी, और जो थोड़ा बहुत हिस्सा है वहाँ पर केवल हम जनसंख्या निवास करती है। तो आप समझिए, अगर पूरा हिस्सा पृथ्वी का रहने के लिए बन जाए तो यहाँ पर कितने सारे लोग रह सकते हैं। बड़े बड़े स्थलीय भाग महाद्वीप हैं। महाद्वीप महासागरों द्वारा अलग किए जाते हैं। तो हमारे पृथ्वी पर कितने महाद्वीप है, कितने महासागर हैं, वो आगे बताया गया है। पर यहाँ सबसे मेन बात दिमाग में आपको ये रखनी है कि हमारी पृथ्वी का 71% भाग जल में है और 29% भाग जो है वो ज़मीन है। और ज़मीन भी पूरी रहने लायक नहीं है, काफ़ी ऊबड़ खाबड़ भी है, जिसे हम पहाड़, पठार, पर्वत आदि कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। पृथ्वी पर 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। ये एक मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना है। आइए ग्लोब एवं विश्व के मानचित्र पर इन्हें पहचानें। ये आपके स्कूल में एक मानचित्र होगा विश्व का, उसमें आप देखेंगे बड़ा सा मानचित्र लगा होगा। आपके अध्यापक उस पर दिखा देंगे आपको कितने महासागर, कितने महाद्वीप उसमें हैं। फिलहाल हम यहाँ केवल पढ़ने पर ही देखेंगे। पृथ्वी पर 5 महासागर होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। यानी कि 5 महासागर के नाम आपको याद होने चाहिए। इनमें से प्रशांत महासागर सर्वाधिक विस्तृत एवं सबसे गहरा है। यानी कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। यह संपूर्ण पृथ्वी के लगभग 1/3 भाग पर फैला है। यानी कि 71% पर पानी है, उसमें पृथ्वी का मतलब 33% पर यही फैला हुआ है। इसका सबसे गहरा स्थान मेरियाना गर्त है जो लगभग 11 किलोमीटर गहरा है। यानी कि उसकी गहराई 11 किलोमीटर है। तो सबसे पृथ्वी पर महासागर हैं 5, उनके नाम याद होने चाहिए आपको। और सबसे गहरा जो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है, जिसकी सबसे गहराई में लंबाई है, जिसका नाम है मेरियाना गर्त। ये कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आगे है, पृथ्वी के लगभग 29% भाग पर फैला स्थल 7 महाद्वीपों में विभाजित है। अब जो ज़मीन है हमारी रहने वाली, उसमें महाद्वीपों में विभाजित कर दिया है। ये महाद्वीप कौन कौन से हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। इन 7 महाद्वीपों के नाम भी आपको याद होने चाहिए। इनमें एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, जिसमें हम रहते हैं भारत में। वो हमारा कौन से महाद्वीप में आता है? एशिया में सबसे बड़ा महाद्वीप है। हिमालय पर्वत पर स्थित विश्व की सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट इसी महाद्वीप में है। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। कहाँ स्थित है? हिमालय पर्वत पर। इसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। एशिया में विश्व की लगभग 59% जनसंख्या निवास करती है। यानी कि आधे से भी ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि बाकी के 6 महाद्वीपों की जनसंख्या मिला लो और अकेले एशिया की जनसंख्या मिला लो, वो लगभग बराबर है। क्योंकि आधी जनसंख्या यहाँ रह रही है और आधी बाकी के 6 में रह रही है।
विश्व के मानचित्र को देखिए, हमारा देश भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। ये आपको विश्व के मानचित्र पर देखने पर पता चलेगा। पृथ्वी का धरातल पर्वत, पठार एवं मैदान से युक्त है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि पृथ्वी का जो धरातल है 29% भाग वो सारा ही रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। उसमें पर्वत भी है, पठार भी है। हम केवल मैदानी समतल इलाके में ही रहते हैं। सामान्यतः आसपास के धरातल से ऊंचे उठे भाग को पर्वत कहते हैं। इनका शिखर संकुचित अथवा शंक्वाकार होता है। शंक्वाकार मतलब लट्टू की तरह ऊपरी हिस्सा। पर्वत साधारणतः समूह में पाए जाते हैं, इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। पहाड़ियों की ऊंचाई पर्वतों से कम होती है, मतलब जो हिस्सा जमीन से थोड़ा ऊपर उठा रहता है शंकु के रूप में, यानी लट्टू के रूप में, उसे कहते हैं पर्वत। एक साथ ये काफ़ी समूह में होते हैं, उन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं। और जो पर्वतों से थोड़े छोटे होते हैं उन्हें पहाड़ी कहते हैं। आगे हैं विश्व की कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ। विश्व के कुछ प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ कौन कौन से, उनके नाम दिए गए। एक तो हिमालय है जिस पर हमारी माउंट एवरेस्ट की चोटी है, कुनलुन, हिंदुकुश, कराकोरम, एटलस, ड्रेकन्सबर्ग, यूराल, आल्पस, काकेसस, रॉकीज, अपलेशियन, ग्रेन डिवाइडिंग रेंज, एंडीज आदि हैं। अध्यापक की सहायता से इन्हें विश्व मानचित्र पर आप पहचानिए। आपके विश्व मानचित्र का जो नक्शा होगा स्कूल में, आप उस पर इन्हें देख सकते हैं। आगे है पृथ्वी पर तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल पठार कहलाते हैं। प्राय पठार का ऊपरी भाग ऊबड़ खाबड़ होता है। इनके किनारे सामान्यतः खड़े ढाल वाले होते हैं। पिछली कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि हमारे प्रदेश का दक्षिणी भाग पठार है। जो हमारे प्रदेश का दक्षिणी भाग है वो हमारा पठारी भाग है, यानी कि वहाँ पर रहने लायक नहीं है ज़मीन, थोड़ा सा पठारी हिस्सा है। विश्व के कुछ प्रमुख पठार, जैसे पर्वत थे प्रमुख, ऐसी पठार भी हैं। पामीर का पठार, तिब्बत का पठार, भारत में दक्कन का पठार, ईरान का पठार, अरब का पठार, कोलोरेडो पठार, कोलंबिया पठार, ब्राज़ील की उच्च भूमि, बोलीविया का पठार एवं पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का पठार है। अफ्रीका महाद्वीप का अधिकांश भाग पठारी है। इन पठारों को विश्व मानचित्र पर भी आप ऐसे ही देखेंगे जैसे पहाड़ों को दिखाने के लिए कहा गया है। आगे धरातल पर समतल परंतु निचला भाग मैदान कहलाता है। प्राय मैदान का निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है। आप पिछली कक्षा में उत्तर प्रदेश के मैदानी भाग के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हो। विश्व के कुछ प्रमुख मैदान हैं सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, यूरोप का मध्यवर्ती मैदान, उत्तरी अमेरिका का मध्यवर्ती मैदान, वांगो का मैदान आदि। इन्हें भी आप विश्व मानचित्र पर देखिए। तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए। विश्व के प्रमुख पहाड़ कौन से हैं, विश्व के प्रमुख पठार कौन से हैं, विश्व के प्रमुख मैदान कौन से हैं। अब आती नदियों की बात। विश्व की कुछ प्रमुख नदियां हैं गंगा, जो कि हमारी सबसे पवित्र नदी है, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, यमुना, गोदावरी, इरावदी, मेकोंग, वांगो, नील, जायर, जाम्बेजी, लिम्पोपो, पराना, परागौज, अमेजन, मिसिसिपी, मिसोरी, सेंट लॉरेंस, डैन्यूब, टेम्स, राइन, वोल्गा आदि हैं। इसमें काफ़ी विदेशी नदियाँ भी हैं, इनके नाम थोड़े अजीब अजीब हैं। नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी। सबसे मेन बात आपको ये याद रखनी, सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, नील नदी। इन्हें भी आप विश्व के मानचित्र पर देखिए। अब आती है हमारा देश भारत। ये तो उन्होंने पूरे विश्व की बात कर दी। अब हम अपने देश भारत के भूगोल की बात करते हैं। मेन मेन चीज़ें बता रखी हैं। अगले पृष्ठ पर दिए गए मानचित्र में अपने देश भारत एवं उसके पड़ोसी देशों को देखिए। ये जो मानचित्र दे रखा है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा देश भारत और पड़ोसी देशों का मिलाकर है। ये हमारे देश का नक्शा है, आपने हो सकता है इससे पहले भी देखा होगा ज़रूर। और हमारे पड़ोसी देश जो इसके आसपास है, जैसे चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, लक्षद्वीप, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। अब देखिए इसमें दिशा का निर्धारण कैसे होता है, जो कि इस पाठ में आगे बताएगा, मैं वो बता देता हूँ आपको। देखिए दिशा का निर्धारण ऐसे है, ये भाग होता है पश्चिम। मैं इस किताब पर लिख के समझा रहा हूँ। ये पश्चिम है, ये हमारा पूरब है, ये हमारा उत्तर है और नीचे हमारा दक्षिण है। समझ में आ रहा है आपको? दिशा का आपको ज्ञान होना चाहिए। उत्तर कहाँ पर है, पूरब कहाँ पर है, पश्चिम कहाँ पर है। तो अब कौन सी दिशा में कौन से देश स्थित हैं वो देखते हैं। देखिए पश्चिम में हमारा है पाकिस्तान, और ये जो उत्तर और पश्चिम के बीच में उत्तर पश्चिम हो जाता है, ये वाला, ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, क्योंकि ये बीच में जा रहा है। ऐसे ये वाला हिस्सा हो जाएगा उत्तर पूरब या पूरब उत्तर, उत्तर पूर्व। ऐसे हिस्से बढ़ जाते, पर मैं आपको इसी, जैसे हमारे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर नीचे मानचित्र देखो एवं भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखो। तो पश्चिम में कौन कौन से देश है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पश्चिम में देखिए कौन से देश है। पश्चिम में मैं ये दोनों देश पश्चिम में ही बता दे रहा हूँ, क्योंकि उत्तर पश्चिम इसमें ऑप्शन नहीं दे रखा। तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान,
तो यहाँ पर आ जाएगा पाकिस्तान और यहाँ पर आ जाएगा अफगानिस्तान। पश्चिम में तो ये दो देश स्थित हैं। अब बात करते हैं आगे, दूसरा है उत्तर में कौन से हैं। देखिए उत्तर में कौन से देश स्थित हैं। उत्तर ये है हमारा ये वाला हिस्सा, चीन, तिब्बत, नेपाल, भूटान। तो हमारा फिर पूर्व में आ जाएगा, यहाँ तक लेते हैं नेपाल, तिब्बत और चीन। चीन, तिब्बत और नेपाल। अब बात आती है पूरब में। पूरब में देखिए कौन कौन से हैं। देखिए पूरब ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर है बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार। दो लिख देता हूँ, बांग्लादेश और म्यांमार। देखिए और दक्षिण में कौन से देश हैं। दक्षिण में है हमारे कौन से देश हैं, देखिए आप मानचित्र में, दक्षिण में है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका केवल एक छोटा सा टापू है, इतना सा, ठीक है, केवल पानी से घिरा हुआ चारों तरफ से एक छोटा सा टापू है, वो भारत के दक्षिण में स्थित है। और एक मालदीव देश और है भारत के दक्षिण में। ये दोनों मैंने लिख दिए, श्रीलंका और मालदीव दक्षिण में है। पश्चिम में पाकिस्तान, अफगानिस्तान। उत्तर में चीन, तिब्बत, नेपाल है। पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार और दक्षिण में श्रीलंका और मालदीव। वह ये सारे भारत के पड़ोसी देश हैं। अब आगे चलते हैं। नक्शे में भी मैंने आपको दिशा के हिसाब से बता दी है। ये पार्ट बहुत, ये वाला पेज काफ़ी इंपॉर्टेंट रूप से दे रखा है। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इनका विवरण निम्नलिखित है। पहले 29 राज्य थे और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, पर अभी ये 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो इस पेज पर क्या दे रखा है, सभी की राज्य का नाम और उनकी राजधानी दे रखी है। इसी तरह से केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और उनकी राजधानी भी दे रखी है। भारत की राजधानी नई दिल्ली है। यहाँ राष्ट्रपति भवन भी है, संसद भवन भी है, सर्वोच्च न्यायालय भी है। तो इन्हें आपको याद कर लेना। हर एक राज्य की राजधानी आपको याद होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश की हैदराबाद है, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर है, असम की दिसपुर, बिहार की पटना। इस तरीके से आपको सभी की राजधानी याद होनी चाहिए। और जो 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, इनके नाम भी आपको याद होने चाहिए, 9 के 9 के, और इनकी राजधानी भी आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें तो समझाने लायक कुछ नहीं, केवल आपको याद करना है। आगे पढ़ते हैं। हमारा देश भारत प्राकृतिक रूप से विविधताओं से भरा है। यहाँ ऊंचे ऊंचे पर्वत, विशाल मैदान, पठार एवं मरुस्थल पाए जाते हैं। प्राकृतिक संरचना के आधार पर भारत को 5 भागों में बांटा जाता है। अब यहाँ पर केवल भारत की बात हो रही है कि भारत को कितने भागों में बांटा गया है। पहला भाग है उत्तर का पर्वतीय मैदान, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है थार का मरुस्थल, चौथा है दक्षिण का पठारी भाग और पांचवा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। अब इनमें से हर एक के बारे में थोड़ा थोड़ा यहाँ पर बताया गया है। सबसे पहले है उत्तर का पर्वतीय मैदान। इसका विस्तार भारत के उत्तर में जम्मू एवं कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक है। इसे हिमालय पर्वत के नाम से जाना जाता है। हिमालय पर्वतमाला 3 समानांतर पर्वत श्रेणियों से मिलकर बनी है। ये क्रम से वृहद हिमालय या हिमाद्री, हिमाचल या मध्य हिमालय एवं शिवालिक है। उत्तर के मैदानी भाग में बहकर आने वाली अधिकांश नदियों का उद्गम स्थल हिमालय है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ आपको मेनली ये पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक, और इसे मेनली हिमालय पर्वत भी कहते हैं। दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान। इसका निर्माण हिमालय से बहकर दक्षिण की ओर आने वाली तथा पठार से बहकर उत्तर की ओर आने वाली नदियों के साथ आई उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी से हुआ है। भारत में इसका विस्तार पंजाब से लेकर असोम, मतलब असम है एक राज्य, उस तक है। यहाँ बहने वाली प्रमुख नदियाँ हैं सतलज, गंगा, यमुना, घाघरा, चंबल, टोंस, सोन, गंडक, कोसी, महानंदा, दामोदर, ब्रह्मपुत्र आदि हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियाँ पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा क्या होता है ये आप आगे वाली क्लासों में पढ़ेंगे। तीसरा है थार का मरुस्थल। भारत के पश्चिमी भाग में राजस्थान राज्य स्थित है। इसके पश्चिमी हिस्से में सैकड़ों किलोमीटर लंबा चौड़ा बालू का विस्तार है। इसे थार का मरुस्थल कहते हैं। मरुस्थल मतलब जहाँ रेत ही रेत हो। यहाँ वर्षा बहुत कम होती है, जगह जगह रेत के टीले दिखाई देते हैं जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ये एक प्रश्न भी है आपके, मैं बताऊंगा अभी उत्तर इसका। बालू का स्तूप किसे कहते हैं? रेत के जगह जगह जब टीले होते हैं मरुस्थल में, उन्हें कहते हैं बालू का स्तूप। यहाँ आवागमन का एकमात्र साधन ऊँट है, यानी कि आवागमन मतलब आने जाने के लिए वहाँ गाड़ी नहीं चल सकती रेत पे, तो किससे जाते हैं? ऊँट से। जैसे हम रेगिस्तान का जहाज भी कहते हैं। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? ऊँट को, क्योंकि रेगिस्तान में केवल वो ही चल सकता है और कोई जानवर या गाड़ी नहीं चल सकती। चौथा है दक्षिण का पठारी भाग।
दक्षिण का पठारी भाग उत्तर के विशाल मैदान के दक्षिण में है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत, पश्चिम में पश्चिमी घाट पर्वत तथा पूर्व में पूर्वी घाट पर्वत है। यह भाग अनेक छोटे छोटे पठारों में विभाजित है। इनमें से प्रमुख हैं बुंदेलखंड पठार, बघेलखंड पठार, छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार, दक्कन का लावा पठार आदि। इस भाग में चंबल, बेतवा, टोंस, सोन, नर्मदा, तापी, दामोदर, महानदी, गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियां बहती हैं। भारत का मानचित्र देखकर बताइए इनमें से कौन सी नदियां अरब सागर में मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं और उत्तर के विशाल मैदान की ओर बहती हैं। जो भारत का मानचित्र मैंने आपको दिखाया था उसमें हालांकि नदियों का नहीं दे रखा है, पर आपके स्कूल में अगर हो तो उसमें आप देखकर अपने टीचर के साथ पता लगाइए कि अरब सागर में कौन सी मिलती है, बंगाल खाड़ी में कौन सी मिलती है और उत्तर के विशाल मैदान की ओर कौन सी बहती है। पांचवा है तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। ये दक्षिण के पठारी भाग के पूर्व एवं पश्चिम में समुद्र तट के सहारे लंबे और सक्रिय तटीय मैदान है। पश्चिम की ओर के मैदान को पश्चिम तटीय मैदान तथा पूर्व की ओर के मैदान को पूर्व तटीय मैदान कहते हैं। हमारे देश में समुद्र के मध्य अनेक द्वीप हैं। द्वीप का मतलब होता है जो समुद्र से घिरा हुआ होता है। कई द्वीपों के समूह को द्वीप समूह कहते हैं। जहाँ बहुत सारे द्वीप हों छोटे छोटे जगह पर उन सबको कहते हैं द्वीप समूह। बंगाल की खाड़ी में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह है। ये हमारे 2 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। देखिए आप यहाँ पर अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप, यानी कि ये द्वीप हैं पर ये केंद्र शासित प्रदेश, मतलब इन पर सीधे केंद्र का ही हमारा शासन होता है। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा 5वीं क्लास के हिसाब से, थोड़ी थ्योरी इस तरीके से है पठार आप इसे रीडिंग की तरह लें और जो मेन चीज़ें हैं वो जरूर याद में रखें। अब यहाँ तक तो बता दिया हमारा पठार, पर्वत, मैदानी भाग, मरुस्थल के बारे में। अब आती है वनों की बात। वन मतलब जंगल भी, अलग अलग तरह के जंगल होते हैं। जिस प्रकार हमारे देश में कई प्रकार के प्राकृतिक विभाग हैं उसी तरह यहाँ के पेड़ पौधे एवं जीव जंतु में विविधता है। हर जगह की जो पेड़ पौधे हैं वो एक जैसे नहीं है। हमारे देश में मुख्य रूप से 5 प्रकार के वन हैं। अब देखिए जंगलों के प्रकार बताए गए हैं। पहले हैं सदाबहार वन, दूसरे हैं पतझड़ या पर्णपाती वन, तीसरे हैं मरुस्थलीय या कांटेदार वन, चौथे हैं पर्वतीय वन और 5वें वेलांचली या डेल्टाई वन। अब इन 5 के बारे में भी आप थोड़ा थोड़ा बताया गया है। मेन चीज़ें आपको याद रखनी है वो बता दूंगा क्या है। पहले है सदाबहार वन। पूरे साल हरे भरे रहने के कारण इन्हें सदाबहार वन कहते हैं। इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है सदाबहार यानी कि जो पूरे साल हरा भरा रहे। इस प्रकार के वन अधिक वर्षा वाले गर्म स्थानों पर पाए जाते हैं। ये वन अत्यंत घने होते हैं तथा जीव जंतु एवं वनस्पतियों में अत्यधिक विविधता पाई जाती है। भारत में इनका विस्तार कहाँ पर है? पश्चिमी घाट, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। इन वनों में पाए जाने वाले कौन से वृक्ष हैं? रोजवुड, महोगनी, रबड़, ताड़, बांस, आबनूस और नारियल आदि हैं। तो मेन चीज़ आपको ये याद रखनी है ये पाए कहाँ जाते हैं और इसमें प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं। दूसरा है पतझड़ या पर्णपाती वन। इन वनों को मानसूनी वन भी कहते हैं। वर्ष में एक बार शीतकाल के अंत में यहाँ पाए जाने वाले वृक्ष अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इसलिए इन्हें पतझड़ या पर्णपाती वन कहते हैं। अब ये वन कहाँ स्थित है? ये इन वनों का विस्तार है पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश यानी कि हमारे उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड आदि राज्यों में है। इनमें कौन से वृक्ष मिलते हैं? शीशम, नीम, महुआ, बरगद, पीपल, आंवला, सेमल, पलास, बेल, खेर आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ये वृक्ष यहाँ नहीं मिलते और ये यहाँ नहीं मिलते। तीसरा है मरुस्थलीय या कांटेदार वन। इस प्रकार के वन कम वर्षा वाले पठारी और मरुस्थलीय स्थानों पर पाए जाते हैं। इन वनों में है कीकर, खजूर, बबूल, खेजड़ी जैसे कांटेदार वृक्ष और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। भारत में कहाँ पर है ये? पश्चिमी एवं मध्य भारत के कम वर्षा वाले पठारी स्थानों तथा थार के मरुस्थल में है, यानी कि राजस्थान वाले भाग में। चौथे हैं पर्वतीय वन। पर्वतीय क्षेत्रों में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान एवं वर्षा में परिवर्तन होता है। इसके कारण पर्वतीय क्षेत्रों में विशेष प्रकार के वन पाए जाते हैं। इन्हें पर्वतीय वन कहते हैं। भारत में पर्वतीय वन कहाँ पर है? हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा एवं पश्चिमी घाट पर्वतों पर है। हिमालय क्षेत्र में कौन कौन से वृक्ष हैं? देखिए देवदार, चिनार, स्प्रूस, सिल्वर फर, जूनिपर पाइन, बर्च आदि वृक्ष पाए जाते हैं। ऐसे वृक्ष हैं जो आपने कभी नाम भी नहीं सुने होंगे, पर हर एक वृक्ष की अपनी एक उपयोगिता जरूर होती है। दक्षिण भारत के पर्वतीय वनों में मगलोनिया, लेरेच, सिनकोना आदि वृक्ष पाए जाते हैं। सिनकोना वृक्ष आपको याद हो, ये मैंने आपको बताया था सिनकोना वृक्ष का उपयोग क्या है। ये जो सिनकोना का वृक्ष होता है इससे मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। ये मैंने आपको बताया था जल वाले पार्ट में कि सिनकोना वृक्ष से कुनेन औषधि प्राप्त होती है जिससे मलेरिया का इलाज किया जाता है। मैंने बताया था ना, हर एक वृक्ष का अपना अपना एक उपयोग होता है। नाम आपने भले ही पहली बार सुने हैं
पर इन सभी के अपने उपयोग अलग हैं। अगला है वेलांचली या डेल्टाई वन। समुद्र के किनारे दलदली भागों एवं नदियों के डेल्टा में ये वन पाए जाते हैं। इसमें नारियल है, ताड़ है, सुंदरी नामक वृक्ष पाए जाते हैं। इन वनों का सर्वाधिक विस्तार पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश में इन्हें सुंदरवन के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई सुंदरवन कहे या डेल्टाई वन कहे या वेलांचली वन कहे तो उसका मतलब एक ही है। क्यों कहते हैं सुंदरवन? क्योंकि सुंदरी नामक इसमें वृक्ष सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे है प्रमुख वन्य जीव। वनों में रहने वाले जीव जंतु वन्य जीव कहलाते हैं। वन्य जीवों का प्राकृतिक आवास यानी कि घर वन है, जहाँ वे स्वच्छंद रूप से विचरण करते एवं रहते हैं। जनसंख्या वृद्धि के कारण हमारे वनों का तेजी से विनाश होता जा रहा है और वनों का क्षेत्रफल घटता जा रहा है, जिससे वन्य जीवों की संख्या बड़ी तेजी से घटती जा रही है। कई वन्य जीव विलुप्त होते जा रहे हैं। इन्हें बचाए रखना आवश्यक है क्योंकि यह पर्यावरण संतुलन में सहायक है। थोड़ा सा और है पाठ। वन्य जीवों की सुरक्षा, विकास एवं स्वतंत्र विचरण के लिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य एवं पक्षी विहार आदि की स्थापना की जाती है। इनमें मानव द्वारा वन्य जीवों का शिकार करना वर्जित है। यानी कि बहुत बड़ा स्थान सरकार द्वारा ले लिया जाता है, एक बहुत बड़ा वन, और उसमें जानवर आराम से घूम सकते हैं। उसमें आदमी शिकार नहीं कर सकता और बिना परमिशन के अंदर भी नहीं जा सकता। तो इस पार्ट में ये बताया, काफ़ी बड़ा सा पार्ट है। पहले तो विश्व के भूगोल में महासागर महाद्वीप के बारे में बताया है, फिर विश्व में भारत में किस तरीके से हमारा भूगोल है वो बताया गया है, और लास्ट में थोड़ा सा फिर वन्य जीवों के बारे में भी जानकारी दी गई है। पार्ट को बार बार रिवाइज करके देख लें, वीडियो को रिवाइज करके, तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं हम इसके एक्सरसाइज वर्क पर और फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे ताकि ये पार्ट पूरा खत्म हो जाए। सबसे पहले करते हैं खाली स्थान। अगर आपने पार्ट अच्छी तरह पढ़ा है तो आप बहुत आसानी से इनके जवाब दे देंगे। पृथ्वी पर खालिस्तान महासागर एवं खालिस्तान महाद्वीप हैं। देखिए 5 महासागर हैं और 7 महाद्वीप हैं। सबसे शुरू में बताया मैंने। संसार की सबसे लंबी नदी खालिस्तान कौन सी नदी है? सबसे लंबी नदी नील नदी। मैंने बात कहा था, ये याद रखने योग्य बात है। हिमालय पर्वत का विस्तार किस राज्य से किस राज्य तक है? हिमालय पर्वत का विस्तार है जम्मू कश्मीर से लेकर कहाँ तक? अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय पर्वत किसे कहते हैं? उत्तर के पर्वतीय मैदान को हिमालय पर्वत कहते हैं। भारत में कितने राज्य कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? देखिए 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे है, हम नीचे लिखे वाक्यों के सामने सही या गलत का निशान लगाएं। प्राय पठार की ऊपरी सीमा सतह ऊबड़ खाबड़ होती है, बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर पृथ्वी के आधे भाग पर फैला, ये गलत है, वो 1/3 भाग पर फैला है। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं, गलत। पतझड़ वन शीत ऋतु के अंत में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, सही। यानी कि 2 सही हैं और 2 गलत। आगे है, सही जोड़ा बनाइए भारत के राज्य राजधानी। देखिए वहाँ पर 28 राज्य उनकी राजधानी दे रखी थी, यहाँ पर उनमें से कोई से 4 दे दिए हैं। अगर आप 28 के 28 की याद कर लेंगे तो इन चारों को आप आराम से लगा देंगे। देखिए मध्य प्रदेश राज्य की राजधानी कौन सी है इन चारों में? वो होती है भोपाल, ठीक। तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, और असम जिसे असम कहते हैं उसकी राजधानी है दिसपुर। यह आपको 28 राज्यों की राजधानी याद करनी है जरूर। अब जो पहला प्रश्न है इसमें वो ये है, 5 प्रश्न है। पहला प्रश्न है, विश्व के मानचित्र पर भारत के पड़ोसी देशों को प्रदर्शित कीजिए। तो जिस तरीके से पाठ में ये प्रदर्शित हो रहे हैं, पड़ोसी देश कौन कौन से हमारे? ये पड़ोसी देश है हमारे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तिब्बत, नेपाल, चीन, म्यांमार। ये केवल भारत का नक्शा है तो आप आसानी से देख पा रहे हैं, पर जब विश्व का नक्शा होगा बहुत बड़ा, तब आपको इसमें इन देशों को छांट कर उसमें देखना है कि कहाँ पर है, ठीक है। वो आप जिसका मानचित्र होगा जब भी आप देख पाएंगे। तो मैंने बाकी के जो 4 प्रश्न है इसके नीचे के वो लिखे हुए हैं। पहला प्रश्न था उसमें, पठार किसे कहते हैं? विश्व के किन्हीं 3 पठारों के नाम बताइए। तो पहले पठार के बारे में बताया, पृथ्वी के तुलनात्मक रूप से ऊंचे उठे चौरस स्थल भाग को पठार कहते हैं। विश्व के प्रमुख पठार, उसमें काफ़ी सारे लिखने किताब में 3 लिखने, तो मैं 3 लिख दिए हैं। भारत का दक्कन का पठार, पामीर का पठार और तिब्बत का पठार। अगला है, सुंदरवन कहाँ पाए जाते हैं? इन्हें हम सुंदरवन क्यों कहते हैं? सुंदरवन समुद्र के किनारे दलदली भाग एवं नदियों के डेल्टा में पाए जाते हैं। भारत में ऐसे वन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। सुंदरी नामक वृक्ष की अधिकता के कारण हम इन वनों को सुंदरवन कहते हैं। बालू का स्तूप से आप क्या समझते हैं? ये भारत में कहाँ पाए जाते हैं? मैंने बताया था आपको, इससे रिलेटेड एक प्रश्न है।
मरुस्थल में जगह जगह रेत के टीले बने होते हैं जिन्हें बालू का स्तूप कहते हैं। ये भारत में राजस्थान में पाए जाते हैं, यानी कि मरुस्थल में, और भारत में मरुस्थल कहाँ पर है? राजस्थान में है। आगे है लास्ट प्रश्न, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभयारण्यों की स्थापना क्यों की जाती है? वन में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए, विकास के लिए और उनके स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना की जाती है। क्योंकि राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीव अभयारण्य में कोई सा भी जानवर है वो आराम से घूम सकता है, फिर सकता है, कहीं भी कोई उसका शिकार नहीं करेगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है। पूरा पाठ हमारा खत्म हो गया है। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो पाठ, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियो लगातार अपडेट होती रहती है। आज की वीडियो ही खत्म होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।